नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी के अगस्त्यस्वरम से पदयात्रा शुरू कर दी है। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। यात्रा के शुरू होने से पहले तिरंगा झंडा भी फहराया गया। यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी महिला एक्टिविस्ट के साथ ही दलित एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। शाम को 4 बजे पदयात्रा फिर से शुरू होगी और 7 बजे नागरकोविल के स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज में जनसभा होगी। बता दें, बुधवार शाम को हुए कार्यक्रम में राहुल गांधी कन्याकुमारी के गांधी मंडपम में पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कई अन्य नेता मौजूद रहे थे। तीनों नेताओं ने राहुल को तिरंगा झंडा सौंपा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के एक खंड और कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। बताना होगा कि राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इंडिया गेट का पूरा इलाका अब नया दिखाई देगा। इंडिया गेट के बगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर इंडिया गेट और इसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन बरकरार रखने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील देवदत्त कामत तर्कपूर्ण ढंग से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिजाब पर बैन गलत आदेश है। इस दौरान वकील कामत ने ऑस्ट्रिया में हिजाब बैन को असंवैधानिक करार देने वाले एक फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम लड़कियों को हेड स्कार्फ पहनने से मना करने वाला प्रतिबंध मुस्लिम लड़कियों और हाशिए पर रहने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच को और अधिक कठिन बना सकता है। कामत ने इसके अलावा तर्क दिया कि राज्य सरकार का तर्क है कि अगर वो सिर पर दुपट्टा डालेंगी तो दूसरे लोग नाराज होंगे। कामत ने कहा कि ये बैन का कोई कारण नहीं हो सकता। कामत ने कहा कि पिछले दिन एजी ने कहा कि कुछ छात्रों द्वारा भगवा शॉल पहनने की मांग के बाद बैन लगाने वाला सरकारी आदेश जारी किया गया था। कामत ने कहा कि किसी दूसरे की आपत्ति के कारण ऐसा आदेश कैसे दिया जा सकता है? क्या हैकलर्स वीटो की अनुमति दी जा सकती है? कामत ने कहा कि स्कूल पब्लिक ऑर्डर का आधार नहीं ले सकता। अगर मैं हेड गियर पहनता हूं और कोई नाराज़ हो जाता है और मुद्दा बनाता है, नारे लगाता है, तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि मैं इसे नहीं पहन सकता। वो हैकलर्स वीटो होगा। इसी आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। कामत ने हैकलर्स वीटो के खिलाफ फैसले का जिक्र किया जो फिल्म स्क्रीनिंग का विरोध करने वाली भीड़ के मामले में फैसला सुनाया गया था। कोर्ट ने कहा था कि भीड़ इसे नहीं रोक सकती है और राज्य को प्रदर्शनी की रक्षा करनी होगी। इस मामले पर अभी सुनवाई चल रही है। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मांग की है कि उपराज्यपाल पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और उन्हें इनकी जांच के लिए आगे आना चाहिए। बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उपराज्यपाल पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन रहते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब देश नोटबंदी के दौरान लाइनों में लगा था तब उपराज्यपाल सक्सेना काले धन को सफ़ेद बनाने में लगे थे और उस दौरान वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन के पद पर थे। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर अपनी बेटी को नियमों के खिलाफ जाकर मुंबई में खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका दिलाने का मामला भी उठाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दिए गए ऑफर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के 100 विधायक तोड़ते हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सपा उनका समर्थन कर सकती है। लेकिन उनके इस बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अखिलेश यादव पानी से निकली मछली की तरह ही सत्ता से बाहर होने के बाद तड़प रहे हैं। मौर्य ने कहा था कि अखिलेश यादव के 111 में से 100 विधायक बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और बीजेपी की सरकार मजबूती के साथ चल रही है। अब इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, केशव प्रसाद मौर्य संगठन के, पार्टी के प्रमाणित एवं भाजपा की विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। वो सदैव हमारे साथ रहेंगे, किसी स्वार्थ में पड़ने वाले नेता नहीं हैं। वो अखिलेश यादव को चलाएंगे, अखिलेश यादव उन्हें क्या चला पाएंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तो अपने गठबंधन की, अपने परिवार की, अपनी पार्टी की, अपने विधायकों की भी चिंता कर लें, क्योंकि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले विपक्ष को एकजुट करने के अपने मिशन पर बुधवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मैं नेता नहीं बनूंगा, मैं विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करूंगा। भाजपा देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अगर सभी एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो तस्वीर अलग होगी। हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही एक सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि हम मेन फ्रंट बना रहे हैं, थर्ड फ्रंट नहीं। मेन फ्रंट ही बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। विपक्ष को एकजुट करने के इरादे से दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को जमकर आड़े हाथों लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश ने कहा कि वो आदमी मेरे साथ आए थे ना, लेकिन जब मैंने बोला कि चुनावी प्रबंधन का ये सब काम छोड़ दीजिए तो नहीं माने और देश भर की कितनी पार्टियों का काम करते रहे। ये उसका धंधा है। नीतीश ने कहा, आप बिहार में राजनीति करना चाहते हैं तो करें ना भाई, उससे क्या मतलब है, उसके बयान का कोई अर्थ नहीं। उन्होंने कहा कि 2005 से अब तक बिहार में जो काम हुआ है उसका उन्हें ABCD भी मालूम है, लेकिन उन्हें मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का। वो इसी का सब एक्सपर्ट है। नीतीश कुमार ने आगे कहा, वही सब अंड-मंड बोलते रहता है, कोई मतलब है इसका। यदि कोई ये सब बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ बीजेपी के साथ रहने का या बीजेपी को भीतर से मदद करने का। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के समय 2020 में छोटे और मध्यम उद्यम की मदद के लिए दिए गए कर्ज में हर 6 में से एक NPA बन गया है। बता दें, मई 2020 में कोविड-19 राहत पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत MSME को कर्ज दिया गया था। राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा के 2 महीने बाद MSME के क्षेत्र के लिए ECLG योजना की घोषणा की गई थी। योजना के पहले कंपोनेंट के तहत ऋण में 2 साल की मोहलत मिली थी। द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा RTI के तहत मिली जानकारी के मुताबिक डेटा से पता चलता है कि चूक मुख्य रूप से लोन बैंड के निचले स्तर यानी 20 लाख रुपए तक में है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कुल 98.86 लाख खातों में मई 2020 से वितरित 16.22 लाख खातों में ऋण NPA में बदल गया है। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में हर साल दशहरा पर होने वाली शिवसेना की रैली को लेकर असली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से ये चर्चा काफी जोरों से चल रही थी कि आखिरकार एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस बार शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की योजना बना चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इशारों में जाहिर कर चुके हैं कि इस बार दशहरा रैली का आयोजन बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना करेगी। एकनाथ शिंदे पर हमला करते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पिछले कई दशकों से शिवाजी पार्क में होने वाली दशहरा रैली इस बार भी शिवाजी पार्क मैदान में ही होकर रहेगी, जिसके बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई। पिछले कई दशकों से चली आ रही शिवसेना की दशहरे पर होने वाली रैली की परंपरा टूट सकती है। जब से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की है, वो अपने आप को बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना बताते आए हैं और उनका यही तर्क अब दशहरा रैली के आयोजन को लेकर भी सामने आ रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।